अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेमन दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मेमन दुनिया में आज हमारे साथ मौजूद है अनीस नूर साहब, जो मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं। अनीस नूर साहब का वैसे अगर ताल्लुक़ देखा जाए तो मेमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से ज़्यादा है, क्योंकि वो मौजूदा एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी है। ये वही मेमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है जिसने मेमन समाज के तालीमी तरक्की में माइलस्टोन का रोल प्ले किया है। ये सबसे कदीम और सबसे पुराना इदारा है जो मुस्तकिल तौर पर मेमन समाज के तालीमी तरक्की के लिए कोशा और कारगर है। आइए तो जानते हैं मेमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की तारीख के बारे में, उसकी एक्टिविटीज के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके विजन के बारे में उसके सेक्रेटरी अनीस नूर साहब से। अनीस नूर साहब, मेमन दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। ये सबसे बड़ा मतलब ये खुशाइंदा पहलू है कि मेमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी मेमन समाज की सबसे पुरानी एजुकेशन सोसाइटी है, या ये कह दूं कि बहुत से एजुकेशन जितने भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी मेमन समाज के अंदर वजूद में आई है, ये उसकी गंगोत्री रही है। राइट। तो इसकी क्या सरकमस्टेंसेस थे इसके फाउंडेशन के फॉर्मेशन के? फॉर्मेशन में क्या था कि 1933 में कॉन्फ्रेंस बुलाई थी सर आदम जी हाजी दाऊद ने कोलकाता में, और फिर वहाँ पे उन्होंने ये सोसाइटी वो बनाने का हो किया, क्योंकि वो मेमन्स में अगर आप कह सकते हैं उनको फादर ऑफ एजुकेशन सर आदम जी हाजी दाऊद, उनका विजन ये था, खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका विजन था कि भाई हमारी कौम के अंदर जो कुछ भी कमियां हैं, जो कुछ भी है, तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, एजुकेशन। आप एजुकेशन देंगे तो उसकी वजह से आपके उनकी इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट भी होगी, उनकी हर तरीके से, मतलब इन्हें उसमें फोर डायमेंशनल ग्रोथ जो है, पर्सनालिटी लेवल पे आप बोले, पर्सनल लेवल पे एक पढ़ी लिखी माँ होगी तो बच्चों को भी पढ़ाएगी ऑन दैट बेसिस। और उन्हें बहुत वो, हालांकि वो खुद अकेले उस जमाने में ही वॉज द रिचेस्ट मेमन इन द वर्ल्ड, तो वो खुद वो कर सकते थे। और उसके बाद भी पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान माइग्रेट किए, तो वहाँ पे ये ही वॉज वहाँ के जो पाकिस्तान की इकोनॉमी बोलते हैं, जो 22 खानदान जो पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, तो उनमें उनका नाम टॉप में आता था। अच्छा। आदम जी फैमिली का, तो वो खुद कर सकते हैं, लेकिन ही वांटेड टू इन्वॉल्व द होल कम्युनिटी, सबको साथ में लेके चलना था ग्राउंड रूट्स लेवल। तो वो छोटे से पैमाने पे जो शुरू हुआ, तो वो आज 80 साल हो गए, 1933 से लेके आज 80 साल में। और अनलाइक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन अपना हिस्सा है कि जो कंसिस्टेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस काम उसका चालू है, बंद नहीं हुआ और वो चल रहा है 80 साल में। और अनलाइक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन अपना हिस्सा है कि जो कंसिस्टेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस काम उसका चालू है, बंद नहीं हुआ और वो चल रहा है। और अल्लाह की इतनी बड़ी मेहरबानी है कि इसके स्कॉलर जो आज वर्ल्ड वाइड हैं और अच्छी पोजीशंस में, यहाँ से हाँ, जो तालीमी हेल्प स्कॉलरशिप, ये उनके पास कोई बच्चों के पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, वो नहीं था, वो जो कुछ भी मेमन वेलफेयर ने उनको सपोर्ट दिया। टुडे दे आर स्कॉलर यानी ऐसे हमारे बच्चे जो हैं, कोई आईआईटी में पहुंचा है, एक हमारा स्कॉलर इज नाउ बॉम्बे के आईआईटी में एसोसिएट प्रोफेसर है। अच्छा। यस, आपको ताजुब होगा, वो विदर्भ से है, उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा है। अच्छा। पीएचडी किया, अमेरिका में 10 साल रहा है, और नाउ ही इज अ प्रोफेसर विद आईआईटी। और उसको अतीक मालानी नाम है, डॉक्टर अतीक मालानी। फिर हमारे आपको शायद उनका नाम शायद आपको उसमें डॉक्टर मोहम्मद उमर छापरा, वो भी मेमन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के स्कॉलर थे, इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने अपने उनको द सऊदी नोबेल प्राइज जो बोल सकते हैं आप, किंग फैसल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स मिली हुई है। इस तरह से कई बच्चे डॉक्टर्स बने, दे हैव बिकम डॉक्टर्स। अभी चंद साल पहले रायपुर से, ये सारे नुमाया जो नाम है, जी हाँ, ये सब ये बड़ी तारीख है। और आज वो हमारे डोनर्स भी है, ये पास होने के बाद वो आज वो चाहते हैं कि दूसरे बच्चों को हेल्प पहुंचे, और वो हमको प्रेजेंट सिचुएशन में कितने स्टूडेंट तक के आप अपनी तालीमी मुराद इस वक्त हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। नाउ वी आर नॉट गिविंग हेल्प फॉर हायर एजुकेशन, क्योंकि दूसरा ट्रस्ट मेमन ट्रस्ट देता है, नाथानी चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वी डोंट वांट टू डुप्लीकेट एनीथिंग। हम सिर्फ अभी स्कूल के बच्चों को देते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड टू द 10th स्टैंडर्ड, और करीब 10,000 बच्चों को, और साल में करीब इट्स ऑल टाइम हाई 9 करोड़ रुपया ये साल करीब जाएगा।
स्ट्रेटेजी क्या होती है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म काम करता है। मैकेनिज्म हमारा क्या है कि अभी हमने विद द टाइम्स हमने चेंज, पहले था कि बच्चा मार्कशीट पे बच्चे का आता, फिर हम फॉर्म भेजते, फिर वो एप्लीकेशन आता, फिर अप्रूवल जाता। हाँ, वो अब हमने चेंज करते हैं। अब पिछले 3 साल से ऑल द एप्लीकेशन आर ऑनलाइन। हर एक बच्चे को ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद उनका बैंक अकाउंट ज़रूरी है और हम इमीडिएटली बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और वो पैसे हम लोग साल में 2 इंस्टॉलमेंट में देते हैं। और पहले हमारे रूल्स अलग थे, अब रूल्स चेंज हो गए। अब हम जो पैसा देते हैं हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो बच्चे की फ़ीस हो नहीं हो इरिस्पेक्टिव, हम करीब 7,000 रुपये एक बच्चे को देते हैं और वो वी एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू विन स्कूल। तो इसलिए साल में 2 बार स्टार्टिंग ऑफ द ईयर उसे स्कूल का वो चाहिए रिपोर्ट कि वो पिछले साल में पास हुआ है या फेल हुआ है, स्कूल जाता है, इज अटेंडिंग स्कूल, और साल में 6 महीने के बाद फिर से हमको एक बार रिपोर्ट चाहिए कि वो स्कूल अटेंड करता है। दैट्स ओनली उनके, क्योंकि उनके माँ बाप जो है वो इससे इकोनॉमिकली बैकवर्ड उसमें है कि हम चाहते हैं कि उनको पैसा मिले तो वो बच्चे की परवरिश करें, चाहे फिर वो चाहे इसकी स्कूल फीस, क्योंकि गवर्नमेंट एडेड स्कूल में हम खुद स्कूल चलाते हैं, उसमें हम 15 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते फीस। अच्छा, ये भी अपने एक बकायदा फॉर्मेट बना के रखा है जी। तो हाँ नहीं चार्ज नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स है, इट्स गवर्नमेंट एडेड स्कूल, तो हमको गवर्नमेंट एड मिलती है, हमारे टीचर्स की सैलरीज गवर्नमेंट देती है। वैसे वो और बात है कि पिछले 7 साल में उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया फॉर नॉन एड, ये जिसको हम नॉन सैलरी ग्रांट बोलते हैं, वो नहीं दिया है। लेकिन अदरवाइज हमको क्या कि बिकॉज वी आर टेकिंग एड फ्रॉम द गवर्नमेंट वी कैन नॉट चार्ज, तो उनकी गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से 15 रुपये इज द मैक्सिमम फीस। इतने दिन से एजुकेशन की फील्ड में काम, और उसके अलावा क्या है कि अभी गवर्नमेंट है कि हमारी स्कूल गवर्नमेंट एडेड स्कूल जरूर हैं, लेकिन वी हैव इंट्रोड्यूस ऑडियो विजुअल क्लासरूम्स। अच्छा, वी आर स्पेंडिंग, हमको 15 रुपया फीस महीने के लिए, वी आर स्पेंडिंग मोर देन 100 रुपीज़ पर चाइल्ड, हमारी जेब से खर्चा करते हैं। वी हैव अपॉइंटेड एक्स्ट्रा टीचर्स, क्योंकि हमारे स्कूल में सिर्फ मेमन बच्चे नहीं आते, मेमन से 5% भी नहीं है। उर्दू मीडियम स्कूल मुस्लिम बच्चे आते हैं और 5,500 बच्चियाँ पढ़ते हैं, जहाँ पर हाईटेक एजुकेशन दे रहे हैं। हाँ, हमारी जो एजुकेशन दे रहे हैं। और इसके अलावा हमारा ITI है, वहाँ पे करीब 300 बच्चे पढ़ते हैं। ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस की, जितनी भी आप संस्थाएं बता रहे हैं, जितनी भी, ये सब मेमन वेलफेयर के अंडर में है, सब अंडरटेकिंग अंडर मेमन वेलफेयर। इतनी दिन से मतलब एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं। एजुकेशन के सेक्टर के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो बदलते हुए हालत में उसका इरा, उसके चैलेंजेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स बदलते हैं। मौजूदा एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है, उससे क्या लगता है आपको? सेटिस्फाइड है आप? सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं है कि जो अभी जो पिक्चर सिनेरियो जो आ रहा है तो वो इस कदर है कि अब आप देखिए कि एक तरफ आप के यहाँ जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है 96% ला के भी उसको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता, इंजीनियरिंग में वो नहीं मिलता, एंड हैज टू पे मनी, और पैसा भी कम नहीं है। आज कैपिटेशन फीस भले ऑफिशियली बैंड है, लेकिन किसी भी बहाने से वो जो पैसा लेते हैं तो इट रन्स इनटू मिलियंस ऑफ रुपीस, तो बच्चा लाएगा कहाँ से? अभी 40 लाख रुपया 50 लाख रुपया कैपिटेशन है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि हमारा सिस्टम इस तरह हो गया कि बच्चा पढ़ता है, फॉर एग्जांपल साइंस में 10th में है, तो जो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं करता है तो ही कांट कम्पीट, क्योंकि उसको जो मार्क्स लाने हैं उसके लिए कोचिंग क्लास, और कोचिंग क्लास की एक सब्जेक्ट की फीस कितनी है? 30,000 रुपया, 40,000 रुपया। और आपको शायद ये भी मालूम नहीं होगा कि कोचिंग क्लासेस के भी एंट्रेंस एग्जाम्स है। तो है, और कोचिंग क्लास में एंट्री लेने के इतना पैसा देने के बाद भी उसका आप एंट्रेंस एग्जाम दो, फिर आपको कोचिंग क्लास में एंट्री मिलेगी, फिर उसके बाद आप हाँ, तो दिस सिस्टम इटसेल्फ इज रॉन्ग ना। और हाँ, अब हम अल्टरनेट में हम अगर कहीं बाहर सोचते हैं कि हम कहीं बाहर भी भेजें तो द फीस आर एग्जॉर्बिटेंट, तो हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं है। आज जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इस वक्त हायर एजुकेशन में नहीं दे रहे, लेकिन जो नाथन ट्रस्ट के थ्रू जो हायर एजुकेशन में पैसा आते करीब साल का 15 करोड़ रुपया डिसबर्समेंट होता है। तो अभी क्या हो गया कि अभी आपको बताऊं कि जरा ये साइंस के बच्चे या मेडिकल में भी फॉर एग्जांपल गुजरात में अभी पेड सीट्स हैं, गवर्नमेंट की सीट्स, कोटा के अंदर पेड सीट्स है, तो साल की फीस 4 लाख रुपया। तो अब ये बच्चे कहाँ से लाए इतना पैसा? तो दिन ब दिन एजुकेशन महंगा होते चल रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और आप ये एक्सपेक्ट करें कि हर एक बच्चे को 97 और 96% लेकर आए, तो इट्स आई गिव अ सिंपल एग्जांपल। लास्ट ईयर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 66% बीकॉम के अंदर फर्स्ट क्लास है। मैं जिस वक्त बीकॉम किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, तो पूरी यूनिवर्सिटी में 4 बच्चों को फर्स्ट क्लास नहीं मिला था।
and with 55% the university gave me a degree with honors. बीकॉम विद ऑनर्स मुझे मिला। और आज पूरी यूनिवर्सिटी में 6 बच्चे नहीं थे जो फर्स्ट क्लास लाए, आज 66% फर्स्ट क्लासेस। मतलब इंटेलेक्चुअल जो नहीं स्टैंडर्ड उसके पीछे रीजन क्या था, कैसे 60-40% मार्क्स इज फ्रॉम द कॉलेज। तो कॉलेज में जो बच्चा है उसको 40 में से 40 मिलते हैं, तो बाकी 60 में उसको he doesn't have to get any marks to get through. So that kind of a system. आप इतनी एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, स्पेशली मेमन समाज के एजुकेशन वेलफेयर के लिए आपने बहुत काम किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग मेमन सोसाइटी से बिलोंग करने वाले जो एक्सपर्टीज है, जो एजुकेशन सोसाइटीज चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनका ये बोलना है कि आज भी मेमन जमात के जो समाज के जो बॉयज स्टूडेंट्स है या बॉयज तबका है वो एजुकेशन नहीं ले पाता है अप्रोप्रिएट। उसके एक कारण ये हो सकता है कि हमारी कम्युनिटी जो है वो बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी है। तो बिजनेस कम्युनिटी है तो घर में हमारे माहौल वो तो है ही नहीं, एजुकेशन का है ही नहीं। और दूसरा ये है कि अभी वो बच्चा बड़ा हुआ तो मेरी दुकान है, तो चलो बाबा अभी बहुत हो गया, चलो बैठ जाओ दुकान पे कमाना शुरू कर दो, दैट्स इट। इसीलिए वो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। मेन रीजन वही है कि हमारे यहाँ कोई वो नहीं है। तो इसके अवेयरनेस का ऐसा है कि देखिए अभी वो एक डिफरेंट वो है, साउथ अफ्रीका वगैरह में आप देखिए बिजनेस कम्युनिटी है, लेकिन मैंने बिजनेस फैमिलीज में देखा है वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो बच्चे लोग भले बाप बिजनेसमैन है, बच्चा मतलब मुझे मेडिकल करना, मेडिकल करता है, उनको स्टॉप। कोई ऑर्गेनाइजेशन रहे, कोई भी पर्सनल मतलब कोई भी मतलब जो समाज सुधारक होते हैं, रेवोल्यूशनरी पर्सन होते हैं, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है। आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को रन करें तो कौन सी आइडियोलॉजी को आप अडॉप्ट? हमारी आइडियोलॉजी एक ही है कि हमको सिर्फ एक ही है काम का, हमारी कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट कैसे हो, जो लेने वाला है वो देने वाला बन जाए। दैट इज ओनली आइडियोलॉजी व्हिच वी हैव। अवेयरनेस के लिए अप्रोप्रिएट अभी तक के मेरे ख्याल से कोई पॉलिसी नहीं, अवेयरनेस पॉलिसी है, वैसे क्या अवेयरनेस तो है। हम ये पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ, और पहले से एक मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे ग्रैंडफादर जो थे, मेरे नाना जो थे, ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने यही कहा था कि भाई हमारी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जब कम्युनिटी की जब तक नहीं होगी कुछ नहीं। बोले मैं 2 साल का था, उनके इनॉग्रल स्पीच में उन्होंने यही कहा था, मैं 2 साल का था मेरे वालिद गुजर गए, और फिर मैं 10 साल की उम्र से नौकरी करना शुरू किया, और फिर मेरा बच्चा जो है, मैं बिजनेस में आया तो मेरा बच्चा 10th तक पढ़ा, लेकिन मेरा पोता है वो बीकॉम किया। तो वो जैसे आपके इकोनॉमिकल हालात चेंज होंगे तो आपके पास पैसा आएगा तो आप ऑटोमेटिकली यू विल ट्राई, इट्स लाइक द बेस्ट स्कूल फॉर योर चाइल्ड। आप अच्छी स्कूल ढूंढेंगे, आप अच्छा माहौल ढूंढेंगे, अच्छा घर ढूंढेंगे, और उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास एजुकेशन होगा, क्योंकि हमने देखा है कि एक पढ़ा लिखा इंसान अगर वो अच्छे करियर पे आ जाता है तो उसका बेनिफिट 3 जनरेशन को होता है। एक जनरेशन उसके माँ बाप को वो उसकी देख रेख रखेगा, अपने सिबलिंग्स को देखेगा और अपने बच्चों को, तो 3 जनरेशन को एजुकेशन का बेनिफिट होता है। आप सब तो वो हमारा पूरा नजरिया उसी पे है कि हाउ वी कैन ब्रिंग अप कम्युनिटी। दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज। एजुकेशन एक तरीका है, हमको उनको कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट लाना है, क्योंकि मेमन जो है वो पैदाइशी बिजनेसमैन भी है, और जो मेमन का आप एक चीज देखेंगे कि वो पैसा आएगा तो वो देना शुरू करता है। हाँ, वो मतलब वो एक बार उसके पास पैसा आया तो वो सामाजिक उसमें भी देगा, ही इन्वेस्ट, वो देगा फॉर सोशल कॉजेस। तो फिर अगर लेकिन अभी उसमें उसका दूसरा पहलू ये है कि हमारी ये जो है ना, दिस इज नॉट चैनलाइज्ड। अगर ये शायद चैनलाइज्ड होता तो आप देखें कि हमको इसकी कोई उसका इम्पैक्ट बहुत आता। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, हमारे हिंदुस्तान में 6 लाख मेमन्स हैं। अगर एक मेमन रोज का 1 रुपया कम्युनिटी के लिए दे तो 6 लाख रुपए पर डे हुआ, महीने के 2 करोड़ रुपया हुआ, साल के 24 करोड़ रुपया। अगर हम ये 24 करोड़ रुपया जमा करते हैं तो साल में एक एसेट हमारी कम्युनिटी की हम ये इसमें वो करते हैं, तो इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स आपको एक भी मेमन हमारा फालतू नहीं मिलेगा, आपको उसमें नहीं मिलेगा। वैसे अनएम्प्लॉयड नहीं, यानी आपको वो नहीं मिलेगा कि कम्युनिटी में हमारी जो गुर्बत है वो डू वैनिशिंग एक्ट। अच्छा, तो ये पैरेलल है इकोनॉमिक सिस्टम, वेलफेयर सिस्टम। और वेलफेयर का मतलब ये है, सी ऑल दिस, हमारे यहाँ जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आए तो वेलफेयर के हैज बीन द मदर ऑफ देम। अच्छा, आपका मेमन बैंक बना है, आपका ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन बना, WMO बना, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के जो 5 मेंबर जो स्टार्ट किए उसमें मेरे फादर वॉज द मेन पर्सन, और वो उस जमाने में भी वो मेमन वेलफेयर के सेक्रेटरी थे। और फिर आपका
ये वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन बना, तो वो भी माय फादर वाज इन द फोर फ्रंट, तो सारे उसमें मेमन वेलफेयर का वो रहा है, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ मेमन वेलफेयर। मेरे फादर का एसोसिएशन मेमन वेलफेयर के साथ नहीं था, तो मेमन वेलफेयर इज बीन इन द फोर फ्रंट। और आज भी वही हम लोग जो चाहते हैं कि भाई वेलफेयर जो है वही चाहती है कि भाई हमारी कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट इसका दो, और जो हमारे जो रिसोर्सेज जो फिल्टर हो रहे हैं, जो वो चैनलाइज हो, दैट इज, ये मेरा नजरिया है कि भाई हम लोग जो है अगर हमारे जो ये जो है ऑर्गेनाइज अगर हो, देन देयर इज नो नीड फॉर एनीथिंग। हमको जो आज जो हमारी कम्युनिटी जो इस तरह जो कम्युनिटी अनचैनलाइज, और दूसरा जो वो है, और उसका बेनिफिट हमारे दूसरे भाइयों को भी होगा। अभी तक जितना हम लोग काम कर रहे हैं, हाँ, उससे मेमन्स को नहीं, क्योंकि मेमन्स अब जब देना शुरू करते हैं तो सबको देते हैं, तो फिर ये अगर मेमन में कोई जरूरतमंद रहा ही नहीं तो फिर इट विल ऑल फ्लो टू द अदर कम्युनिटी, दूसरों को भी वो उसका बेनिफिट जाएगा। अगर ऑर्गेनाइज हो जाए तो पूरी दुनिया के लिए वेलफेयर का जरिया बन सकते हैं। ये थे अनीस नूर साहब, जो मेमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी के हिस्से से हमसे हम कलाम हो रहे थे। मेमन दुनिया के इंटरव्यू के अंदर फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, जानेंगे उसके विचारों को और रूबरू कराएंगे आपको उसके ख्याल से। जब तक मुझे दीजिए इजाजत।